हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आज हम अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अपने प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में, कि सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या? सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। इससे भी पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रखा है। वो वीडियो आप अवश्य देखें, काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं यहाँ का देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु सभ्यता बोलिए या भारतीय सभ्यता बोलिए, बात एक ही है दोस्तों। क्योंकि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ की विशेषताएं क्या थी दोस्तों? दोस्तों, आपको मालूम होगा कि विश्व की जितनी भी सभ्यता है ना, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे वो भारत की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सारी सभ्यताओं में से सबसे बड़ा जो सभ्यता था तो वो अपने भारत की सभ्यता थी। क्या दोस्तों? वो अपने भारत की सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो हड़प्पा सभ्यता थी। तो विश्व की सभी सबसे बड़ी विस्तृत सभ्यता के आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नगर योजनाओं के बारे में देखेंगे कि उसकी कैसी नगर योजना थी, उसकी सड़कें कैसी थी, वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ की राजनीतिक जीवन कैसा था। ये सारी चीजें हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, विशेषताओं में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि ये नगरीय सभ्यता थी। क्या? हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर पक्की भवनें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, यहाँ पर नालियों का क्या था दोस्तों, प्रबंध था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नगरीय सभ्यता तो थी ही, लेकिन यहाँ पर सड़कें बनाई जाती थी, या नालियों का जो उचित प्रबंध होता था, या भवन का जो निर्माण होता था, एक योजनाबद्ध तरीके से होती थी। क्या? पहले योजना बनाई जाती थी, तब उसके ऊपर क्या किया जाता था, काम किया जाता था। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नगरीय सभ्यता का दर्जा भी दिया गया है। क्योंकि यहाँ से जो भी खुदाई में जो भी यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना, वो सारे के सारे आज के जैसे नगर में होते हैं ना, उससे भी बेहतर आज से 5000 साल पहले सभ्यता में जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में थी। वहां पर अच्छे किस्म के सड़कें मिले हैं, वहां से भवन मिले हैं, वहां से नालियों का प्रबंध मिला है। यानी A to Z जो चीज भी मिले हैं वो किसका तरह देखती है दोस्तों, एक नगर की तरह। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता भी कहते थे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ की जो नगर मिले ना, खासकर दोस्तों वो 2 स्तरीय थे। क्या? यहाँ की जो नगर थी ना वो 2 स्तरीय थे। 2 स्तर क्या है देखते हैं हम लोग। एक दुर्ग नगर था और एक निचला नगर था। क्या? एक दुर्ग नगर था और एक निचला नगर था। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, जहां से भी जो प्रमुख जो स्थल प्राप्त हुए हैं, वहां से खास बात यह है ना दोस्तों कि वहां से नगर 2 किस्म की थी। एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला को ही हम लोग दुर्ग टीला कहते हैं, जो ऊंचे स्थान पे थी, और पूर्वी टीला को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, निचला इलाका था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे। क्या? दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, और निचले नगर जिसे हम लोग कहते हैं उसे जनसाधारण लोग रहते थे। क्या? साधारण लोग रहते थे। क्या दोस्तों? साधारण लोग रहते थे। यानी कहने का मतलब कि दुर्ग में जो शासक वर्ग के रहते थे, जो ऊंचे इलाके पे बसे हुए थे, वहां पे शासक यानी धनी लोग रहते थे, और निचले नगर पे जो जनसाधारण लोग रहते थे वहां पर गरीब लोग रहते थे। यानी इससे आपको समझना होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो नगर था वो 2 स्तर में था। एक ऊंचे इलाके में जिसे दुर्ग टीला भी कहते हैं, जिसे पश्चिमी टीला में कहते हैं, वहां पे शासक वर्ग के लोग रहते थे। और पूर्वी टीला जो निचले इलाका पड़ता था, वहां पे जनसाधारण यानी गरीब लोग
रहते थे। यहाँ 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 कहने का मतलब समाज यहाँ पर एक किस्म का नहीं था, कुछ लोग अमीर भी थे तो कुछ लोग गरीब भी थे। ये खास विशेषता थी क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के थे। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो था एक कांस्य युगीन सभ्यता था। अब ये कांस्य युगीन क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तांबा पलस्टीन, क्या तांबा पलस्टीन से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, कांस्य बनता है। क्या तांबा पलस्टीन से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, कांस्य मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मानव द्वारा सबसे पहली खोजी गई जो धातु क्या थी, वो तांबा ही थी। क्या, तो हड़प्पा सभ्यता में भी तांबा का उपयोग होता था और तांबा और टीन मिलकर क्या बनता था, कांस्य। इसलिए इस सभ्यता से कांस्य की बनी हुई चीजें मिली है, चाहे वो कांस्य की मूर्ति हो, चाहे कांस्य का कोई भी वस्तु हो, यहाँ से तमाम जगहों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ से तांबे और टीन दोनों से मिलकर जो वस्तुएं कांस्य की बनती है वो मिलती है। एक नृत्य यानी नाचती हुई एक मूर्ति का मतलब वहां साक्ष्य मिला। कहा दोस्तों, इस सभ्यता से नाचती हुई मूर्ति का साक्ष्य मिला है। किस चीज का वो था, कांस्य का था दोस्तों। आइए आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं को। यह एक आधी ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्या, ये एक आधी ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं दोस्तों। आधी ऐतिहासिक इसे क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं गया है। क्यों, क्या दोस्तों, यहां से लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है ना जहां से लिखित स्रोत तो मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंदर से लिखित स्रोत भी मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत में जो भी स्रोत मिले हैं ना उसे पढ़ा ही नहीं गया है। क्या दोस्तों, आधी ऐतिहासिक सभ्यता तो है, लिखित चीजें भी मिली है, लेकिन लिखित चीजों को क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि यहाँ की लिपि जो थी क्या दोस्तों, भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या, यहाँ की जो लिपि थी ना भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी कहने का मतलब यहाँ के लोग जो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे ना वो कैसे करते थे, भाव चित्रात्मक लिपि से किसी न किसी चीजों का चित्र बनाकर, वो चाहे बैल का चित्र हो, चाहे वो किसी जानवर का चित्र हो। मान लीजिए शिकार करना होता हिरण का शिकार करना है तो हिरण का चित्र बनाकर ये एक दूसरे को अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते थे। वो कैसे लिखते थे दोस्तों, दाएं से बाएं लिखते थे। क्या, इनकी जो लिपि थी कैसी थी, दाएं से बाएं थी। इनकी जो भाव चित्रात्मक लिपि थी कैसे थी, दाएं से कैसे थी, बाएं की तरफ वो लिखते थे। और इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसलिए आज तक कोई भी इतिहासकार यहाँ की लिपि को क्या नहीं कर पाया है, पढ़ नहीं पाया है। क्या दोस्तों, आज तक यहाँ भी किसी भी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि ये इसलिए इसे सभ्यता को क्या कहते हैं, आधी ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। क्योंकि यहाँ की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर सड़कों का काफी उचित प्रबंध था। क्या, सड़कों का यहाँ पर क्या था दोस्तों, काफी ही उचित प्रबंध था, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से पक्की भवन मिले हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी मिले और नालियों का भी प्रबंध मिले। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि सड़कों का प्रबंध कैसा था। क्या दोस्तों, सड़कों का प्रबंध, सड़कों का प्रबंध देखा जाए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार था। वहां पर क्या, सड़कें वहां की इस प्रकार की थी। सड़कें क्या थी दोस्तों, वहां की इस प्रकार थी। सड़कें वहां की समकोण थी। क्या दोस्तों, समकोण थी। क्या, समकोण थी, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण कहने का मतलब दोस्तों 90 डिग्री पे करती थी। देखिए दोस्तों, यहां से जो सड़कें यहां से ऐसे थी, ऐसे थी, यहां से सड़कें ऐसे जाकर ऊपर की ओर घूम जाती थी, यहां से ऐसे जाकर ऐसे, यानी क्या दोस्तों, समकोण थी, 90 डिग्री का एंगल बनता था, जिसे ग्रिड पद्धति भी कहते थे। क्या दोस्तों, ये कैसी किस पद्धति पे थी, यहाँ की सड़कें ग्रिड पद्धति थी। सड़कें एक दूसरे के समकोण थी, 90 डिग्री पर एक दूसरे पे क्या करती थी दोस्तों, करती थी। कहाँ की सड़कें दोस्तों, सड़कों कहाँ के दोस्तों, हाँ, हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों। और खास बात तो यह है दोस्तों कि सड़कें के बीचे बीच में क्या होते थे, घर होते थे। क्या होते थे, घर होते थे। घर के क्या होते थे, सड़कों के किनारे किनारे क्या होते थे दोस्तों,
घर होते थे, और घर के जो दरवाजे होते थे ना, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर घर के अंदर की ओर क्या खुलते थे? क्या दोस्तों? यहाँ की जो सड़कें थी समकोण थी, 90 डिग्री पे थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कटती थी। सड़कों के किनारे किनारे क्या होते थे? घर बने हुए थे, और घर एक मंजिला भी होता था, कहीं कहीं पे तो 2 मंजिला भी मिला है। और सड़कों के जो दरवाजे होते थे, सड़कों की ओर न खुलकर घर के अंदर की ओर यहाँ के दरवाजे क्या होते थे दोस्तों? खुलते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा एक नगर है लोथल, जहां पर सड़कें अंदर, घर की अंदर की ओर न खुलकर सड़क की बाहर की ओर खुलती थी। कहाँ की दोस्तों? लोथल की। बाकी जितने भी नगर मिले हैं, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, सभी जगह की सड़कें, घरों के दरवाजे किधर की ओर खोलते थे? अंदर की ओर खोलते थे दोस्तों। तो इस प्रकार की यहाँ की क्या थी? सड़कों का प्रबंध था, समकोण था, 90 डिग्री पर था, और बीच सड़क के किनारे किनारे क्या होते थे? घर होते थे, लोगों के आवास होते थे, और ग्रिड पद्धति पर आधारित यहाँ की क्या थी दोस्तों? सड़कें थे। यहाँ पर नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। क्या? यहाँ पर क्या दोस्तों? नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नालियां आज के जमाने से अगर देखा जाए दोस्तों, तो उस जमाने की क्या थी? काफी बेहतर थी। नालियां क्या होती थी? घरों से गंदे पानी निकल कर नालियों के माध्यम से बड़े बड़े हॉलों में, हौजों में मिल जाते थे, और वहां से नगर की ओर, बाहर की ओर नाली क्या होते थे? निकल जाती है। देखिए, मान लीजिए ये घर है, घर से पानी निकल कर, घरों की पानी निकल कर नालियों में प्रवेश करती थी, और नालियों का पानी बहुत बड़े गटर में यानी हौज में मिलती थी, और यहाँ से इस प्रकार से क्या होती थी? नगर के बाहर पानी निकल जाती थी। यानी कि इस पूरे सभ्यता में सड़क का प्रबंध और नालियों का प्रबंध काफी ही अच्छे ढंग से किया गया था। क्या? सड़कों का प्रबंध और नालियों का प्रबंध काफी ही अच्छे ढंग से किया गया था। सड़कों की काफी सफाई की जाती थी, सड़कों पर उचित प्रबंध किया जाता था, गड्ढे को अच्छे ढंग से भरा जाता था, नालियां के पानी को अच्छे ढंग से नगर की ओर बाहर करवा दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ की क्या थी? इस सभ्यता की क्या थी दोस्तों? नालियों का और सड़कों का क्या था? उचित यानी अच्छे किस्म का क्या था? प्रबंध किया गया था। नालियां को थी जो पत्थरों से क्या किया जाता था? ढक दिया जाता था, ताकि नालियां का पानी ऊपर ना आ सके और अच्छे ढंग से वो क्या जा सके? पास हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ की क्या थी दोस्तों? सड़कों और नालियों का क्या था? उचित प्रबंध था। आगे देखते हैं हम लोग। यहां से विशाल स्नानागार मिले हैं। क्या? खास करके कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। क्या दोस्तों? यहां से विशाल स्नानागार मिले हैं। क्या? अब यह स्नानागार क्या होता है दोस्तों? क्या ये स्नानागार क्या होता है? आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि स्नानागार क्या होता है। देखिए दोस्तों, आइए समझते हैं स्नानागार क्या होता है। स्नानागार कहने का मतलब यहाँ पर हर नगर में ना स्नानागार यानी नहाने का जो स्थल होता है, सामूहिक सामाजिक स्नानागार, जैसे आज के जमाने में आप स्विमिंग पूल कह सकते हैं, तो प्रत्येक नगर से क्या मिला है? स्नानागार मिला है। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। इसकी जो विशाल स्नानागार थे ना, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से वहां से क्या मिली है? स्नानागार मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। क्या? मोहनजोदड़ो से। इधर उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए क्या होती थी दोस्तों? सीढ़ियां बनी हुई थी। विशाल स्नानागार जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए क्या बनी हुई थी दोस्तों? सीढ़ियां बनी हुई थी। क्या? सीढ़ियां बनी हुई थी। किधर किधर डायरेक्शन बता के पूछे तो किधर किधर? उत्तर और दक्षिण से इस स्नानागार में, जहां यहाँ पर क्या होता था? जल होता था। क्या दोस्तों? जल यानी स्नानागार होता था। क्या? स्नानागार होता था। तो यहाँ से उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए यहाँ पर क्या बनाई गई थी? यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई थी। और जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार मिला है ना, इसकी लंबाई कितनी थी दोस्तों? 39 फुट। क्या? इस पूरे स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, इसकी लंबाई कितनी थी? 39 फुट। चौड़ाई कितनी थी दोस्तों? 23 फुट। लंबाई कितनी थी? 39 फुट। चौड़ाई कितनी थी दोस्तों? 23 फुट। इस स्नानागार जो मोहनजोदड़ो को खासकर मिला है, तो उसकी गहराई कितनी थी? 8 फुट दोस्तों। क्या? 8 फुट यहाँ की इस स्नानागार की क्या थी दोस्तों? यहाँ की गहराई थी, 23 फुट चौड़ाई थी, और 39 फुट क्या थी दोस्तों?
लंबाई थे। और खास बात यह है दोस्तों कि जो भी स्नानागार जो मिले हैं ना वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। क्या? यहाँ की जो भी स्नानागार मिले हैं ना वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ तक कि सीढ़ियों से जब उतर कर आप नीचे जाइएगा ना तो यहाँ नीचे का जो फर्श होता है, नीचे का जो जमीन होता है ना वो भी पक्की ईंटों की ही थी। क्या? पक्की ईंटे का पूरा लेयर क्या हुआ था, बिछाया हुआ था। कहाँ का स्नानागार? खास करके मोहनजोदड़ो का स्नानागार। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि उत्तर से दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। 39 फुट इसकी लंबाई थी, 23 फुट इसकी क्या थी, चौड़ाई थी, और 8 फुट इस पूरे स्नानागार का क्या थी दोस्तों, गहराई थी। पूरा जो स्नानागार होता था वो पक्की ईंटों का बना था। ये धार्मिक क्रियाओं के लिए क्या होता था, इसका इस्तेमाल होता था। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ ऊंचे लोग, पुरोहित लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग इसका इस्तेमाल करते थे। नहीं, समाज के सभी लोग इस स्नानागार का क्या करते थे दोस्तों, इस्तेमाल करते थे। तो एक विशाल स्नानागार कहाँ मिला दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन आपका बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ के लोगों को लिपि का ज्ञान था। क्या दोस्तों? यहाँ के लोगों को क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ के क्या थे, आदि ऐतिहासिकता लिपि का कैसे लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो यहाँ के लोगों का क्या था दोस्तों, लिपि का ज्ञान था। लेकिन इसकी लिपि को, यहाँ के अक्षर को आज तक पढ़ने वाला कोई विद्वान नहीं हुआ है। बहुत सारे इतिहासकारों ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों, क्योंकि इनकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यहां से 200 से 250 क्या मिले हैं, अक्षर मिले हैं दोस्तों, और 400 से 450 तक चित्राक्षर मिले हैं। यानी चित्र जो अपने भावनाओं को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे चित्र के माध्यम से, तो चित्र भी यहाँ से मिली है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ के लोगों को लिपि का क्या था, ज्ञान था। और यहाँ के लोगों को माप तोल का भी ज्ञान था। क्या? यहाँ के लोगों को माप तोल का भी ज्ञान था। यानी कि जो भी वस्तु आदान प्रदान करते थे, एक दूसरों को बेचने का काम करते थे, तो एक वजन, एक माप तोल का भी नॉलेज यहाँ के लोगों का था। यहाँ के कितने साल पहले के ये सभ्यता हम लोग जो पढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, ये आज की सभ्यता नहीं है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो यहाँ के लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को लिपि की ज्ञान थी, माप तोल का ज्ञान था, अच्छी किस्म की सड़कें बनानी आती थी, नालियों का उचित प्रबंध था। यहाँ के लोगों को तांबा, टीन से कांस्य जैसे धातु बनाने का ज्ञान था। यहाँ के लोगों को ऊंचे किस्म की इमारतें बनाना, ये सारी तमाम चीजें यहाँ के लोगों की क्या थी दोस्तों, इस सभ्यता की विशेषता थी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अन्नागार भी हुआ करते थे। क्या दोस्तों? यहाँ पर अन्नागार होते थे। ये अन्नागार क्या है? अन्नागार वो स्थान थी। क्या दोस्तों? अन्नागार वो स्थान थी जहां पर लोग अनाज को रखते थे। क्या? अन्नागार वो स्थान थे जहां पर लोग क्या रखते थे, अनाज को रखते थे। क्या? अनाज को रखते थे। मान लीजिए फसल बर्बाद हो गया, तो अनाज को बहुत सुरक्षित ढंग से रखने के लिए तक बर्बाद हुए, ताकि लोगों का भरण पोषण हो जाए, तो उसके लिए अनाज को एक बड़े हुए अन्नागार में क्या किया जाता था दोस्तों, रखा जाता था। मान लीजिए बाढ़ आ गया, माने बाहरी आक्रमण हो रहा है, तो अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए क्या ये लोग बड़े बड़े इमारत, जैसे चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो, बड़े बड़े वहां पर लोग क्या बनाते थे, अनाज को रखने के लिए क्या बनाते थे, अन्नागार बनाते थे। बहुत मात्रा में हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो चाहे धोलावीरा हो, तमाम जगहों से अन्नागार के क्या मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। लोथल से तो जले हुए चावल के भी अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर चावल की, जौ की, मक्का की और विभिन्न प्रकार की फसलों की क्या होती थी दोस्तों, खेती होती थी। यानी कि यहाँ पर अन्नागार का भी उचित प्रबंध था। यहाँ पर सामूहिक सभागार भी मिले हैं। क्या? सामूहिक सभागार वो सभागार होता है जहां पर लोग, आम जन, सभी लोग एक साथ बैठकर किसी भी चीजों पर क्या कर सके, विचार कर सके। चाहे वो शासक वर्ग के लोग हो, चाहे जन साधारण गरीब लोग हो, तमाम लोगों के लिए क्या किया जाता था, अपने अपने सुविधा के अनुसार सभागार का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। और सभागार का इस्तेमाल लोग क्यों करते थे? सभागार का इस्तेमाल लोग बैठक के लिए करते थे। आज भी जैसे जब लोग करते थे, जैसे मान लीजिए चबूतरा बना होता था। क्या दोस्तों? चबूतरा पे लोग बैठते थे,
क्या चबूतरे पे लोग बैठते थे। आज भी लोग देखते हैं कि चबूतरे पर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लोग बैठते हैं, सामाजिक संस्था के रूप में उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आज से हड़प्पा सभ्यता जो 5000 साल पहले की सभ्यता है, उस समय भी क्या लोग करते थे, सामूहिक सभागार वहां पर बना हुआ था जहाँ पे लोग विभिन्न लोग बैठते थे। और यहाँ पे गोल गोल करके चबूतरे भी मिले हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर गोल आकार में क्या मिले हैं, चबूतरे भी मिले हैं बड़े पैमाने से। चबूतरे का इस्तेमाल यहाँ पर लोग बैठने के लिए होते थे, अनाज को साफ करने के लिए भी यहाँ पर किया जाता था। खास करके महिलाएं, मान लीजिए फसल उगा तो फसल को एक जगह पर सारी महिलाएं बैठती थी चबूतरे पर, और चबूतरे पर बैठकर अनाजों को क्या किया जाता था, साफ किया जाता था। एक खास बातें थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आज से कई गुना बेहतर थी कहाँ की समाज, वहां के हड़प्पा सभ्यता के। यहाँ के लोगों में एकजुटता था, यहाँ पे सड़कें बनाने से लेकर नालियों का उचित प्रबंध किया गया था। यहाँ के लोगों में वो सब चीज थी जो आज के आप जो अपनी आंखों से देखते हो। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छे किस्म का वो क्या था, सभ्यता था, जो हमारे पूर्वजों ने, भारतीय लोगों ने आज से 5000 सभ्यता बनाकर एक अच्छे ढंग से लोग रहे थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ना, कृषि पर आधारित थी। क्या यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ना, कृषि पर आधारित थी। आपको पता होगा दोस्तों कि ये नदी के किनारे थे। क्या नदी के किनारे, तो कोई भी हम लोग नदी के किनारे रहना क्यों पसंद करेगा, क्योंकि लोग पहले नदी के किनारे वाला स्थान को इसलिए चुने थे ना कि वो कृषि करना सीख गए थे। क्या कृषि करना सीख गए थे, और कृषि करने के लिए क्या होती थी, सिंचाई का जरूरत होता, यानी पानी का जरूरत होता। तो जाहिर सी बात है कि उपजाऊ भूमि का ये लोग चयन किए रहने के लिए, नदी के किनारे वाले स्थान को रहने के लिए क्या किए, अच्छा माने, ताकि वहां से पानी मिल सके और खेती या कृषि अच्छे ढंग से की जा सके। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, कृषि पर और व्यापार पर भी टिकी हुई थी। क्या व्यापार पे। यहाँ के लोगों का तांबे का, शीशे का, विभिन्न पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इराक से, ईरान से, इन विभिन्न देशों से क्या होता था, व्यापार भी होता था। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ना, कृषि पर और व्यापार पे क्या हुई थी, टिकी हुई थी। खास बात आपको बता दूं कि यहाँ की जो भी मतलब व्यापार होती थी ना, वहां पर व्यापार आप ही बताया दोस्तों, क्या व्यापार वायु मार्ग था क्या आज से 5000 साल पहले, क्या रेल मार्ग बिछा हुआ था क्या। 1853 में तो पहला रेल मार्ग ही चला बॉम्बे से थाने में। तो ना रेल मार्ग थी ना मतलब स्थल मार्ग उतने लोग लंबी दूरी तक तय करते। तो एक मार्ग उचित मार्ग था, वो जल मार्ग था। क्या दोस्तों, वो जल मार्ग के द्वारा ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। वो धातुओं का हो चाहे विभिन्न वस्तुओं का, ये लोग क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। जैसे मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था, ये इनका मिस्र से व्यापार होता था, इराक से होता था, विभिन्न देशों से इनका क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। किस मार्ग से, जल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर आवाजाही का ये लोग का क्या होता था, काम होता था। तो इनकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, कृषि पर और व्यापार पर। और आपके बता दूं कि ये सभ्यता बहुत बड़ा सभ्यता था, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता हो चाहे मिस्र की सभ्यता हो, इन दोनों सभ्यता को भी मिला दिया जाए ना, तो हमारा जो सभ्यता था इन दोनों सभ्यता से 12 गुना सभ्य बड़ा था। बताइए दोस्तों, अगर केवल मिस्र से कंपेयर किया जाए ना, तो मिस्र से 20 गुना बड़ा ये क्या था, सभ्यता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभ्यता कितनी बड़ी हुई सभ्यता थी। तो कृषि और व्यापार पे इनकी अर्थव्यवस्था क्या होती, टिकी थी। खास बात देखिए दोस्तों कि इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। क्या इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक कहने का मतलब कि यहाँ की महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने की तरह पुरुष प्रधान बना दिया जाए कि पुरुषों को आगे बढ़ने का अधिकार हो, महिलाओं को बढ़ने का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं था। उस आज से हड़प्पा सभ्यता का टाइम, आज से 5000 साल पहले की बात करें दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं को, वहां पर बेटियों को क्या दिया जाता, इज्जत दिया जाता, सम्मान को, महिलाओं को पुरुष से बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलने की क्या थी, आजादी थी दोस्तों। आज से आप 5000 साल पहले, लेकिन आज देख लीजिए दोस्तों, महिलाओं को कुछ साल पहले तो पढ़ने तक का आजादी नहीं था। लेकिन उस समय कैसे समाज थी, मातृसत्तात्मक थी, महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। यहाँ से विभिन्न महिलाओं की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। यहाँ पे एक ऐसा मूर्ति मिला दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि वो
धरती माँ जैसे होता है उस तरह की एक माता की क्या मिली है दोस्तों, मूर्ति मिली है, एक देवी की मूर्ति मिली है, जिससे लोग वहाँ के लोग क्या करते थे, उसकी पूजा करते थे। यानी कि यहाँ का समाज कैसा था दोस्तों, यहाँ के समाज की यहाँ की थिंकिंग काफी बेहतर थी महिलाओं के प्रति, इसलिए यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। क्या दोस्तों, यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। अब खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ की जो सभ्यता है ना, वो शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या, शांति प्रिय सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहने में क्या करते थे, विश्वास। हाँ ऐसा था, समाज एक कैटेगरी का नहीं था, समाज में ऊंचे लोग भी रहते थे, नीचे वर्ग भी रहते थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का युद्ध का परिमाण नहीं मिला है। क्या, युद्ध का परिमाण नहीं मिला है, इसलिए इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों, कि यहाँ युद्ध का कोई परिमाण नहीं मिला है। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या मिला दोस्तों, क्या कहते हैं, शांति प्रिय सभ्यता है। हाँ लेकिन एक बात आपको जरूर बता दो, इस सभ्यता का पता नहीं, बाहरी आक्रमण यहाँ जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ के लिए बाहरी आक्रमण हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ था। आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस सभ्यता के लोगों की आपसी का मतलब कहते थे शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ समाज ही मातृसत्तात्मक था। हाँ थोड़ा मोड़ा तो जरूर होता होगा, खटपट जो होती रहती है, लेकिन यहाँ का समाज एक शांति प्रिय लोग, आपसी मेल मिलाव लोग रहते थे। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ अनाज था, यहाँ का विशाल स्नानागार था, ये सब यहाँ की क्या थी दोस्तों, विशेषताएं। एक बार फिर लगे हाथ यहीं पर डिवीजन कर लें तो दोस्तों रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर पढ़िए, यहीं पर लिखिए और यहीं पर दिमाग में क्या दोस्तों बैठा लीजिए, क्योंकि सारी चीज आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक बार यहीं आपको रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ की सभ्यता कैसी थी दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पक्की भवन मिले हैं, चौड़ी सड़कें मिले हैं, और यहाँ पर नालियों का क्या था, उचित प्रबंध था। यहाँ की नगर कैसी थी, 2 स्तरीय नगर थी। दुर्ग में शासक लोग रहते थे, निचला में जनसाधारण रहते थे। निचला नगर जो था वो पूर्वी साइड था और दुर्ग जो था वो पश्चिमी साइड था। ठीक है, आगे देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता वैसे सभ्यता को कहते हैं जहां तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता था, कांस्य बनता था, यानी क्योंकि कांस्य के यहाँ पर विकास से बनने हुए धातुओं का मूर्ति वगैरह यहाँ से मिला है। आगे देखते हैं, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्या, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता यहाँ का, यानी लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा ही नहीं जा सका है, उस तरह के इतिहास को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक। क्योंकि यहाँ की भाव लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि लिपि को यहाँ का पढ़ा ही नहीं जा सकता है और दाएं से बाएं की लिपि को लिखी जाती थी। आगे देखते हैं, सड़कों का उचित प्रबंध था। क्या, 3 मीटर से 9 मीटर तक यहाँ तक चौड़ी क्या मिलती थी, सड़कें मिलती थी। जो सड़कें क्या होती थी, समकोण होती थी, 90 डिग्री के ऊपर करते थे। नालियों का क्या दोस्तों, उचित प्रबंध था। ये नहीं कि आज के जमाने की तरह सड़कों पर पानी हो जाए, बाढ़ लग जाए और पानी जम जाए, नहीं ऐसा नहीं था। उस समय तो नालियों का उचित प्रबंध किया गया था। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले, खास करके क्या दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो उत्तर से दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, नीचे का फर्श भी क्या था, पक्की ईंटे का। 39 फुट इसकी लंबाई थी, 23 फुट चौड़ाई थी और 8 फुट इसकी क्या थी, गहराई थी दोस्तों। यहाँ से अनाज रखने के लिए अन्नागार मिले हैं, यहाँ पर सामूहिक बैठका के लिए सामूहिक सभागार मिले हैं और भवन मिले हैं। भवन खास बात है कि बीच में एक आंगन होती थी। क्या दोस्तों, इस प्रकार की इसकी भवन होती थी, बीच में क्या होती थी, आंगन होती थी। चारों तरफ यहाँ पर क्या होते थे, कमरे होते थे। इधर ये क्या होते थे, शौचालय होते थे। इधर ही क्या होते थे, स्नानागार होते थे, यानी कि बाथरूम वगैरह भी होता था। यहाँ पर खिड़कियां इस तरह से बनाई जाती थी कि ऐसा नहीं कि खिड़कियों को खोले तो पूरे घर को देख सकते हैं। एक काफी प्राइवेट तरीके से क्या किया गया था, बनाया गया था। ऐसा नहीं कि खिड़की को खोलते पूरे घर को आप देख सकते थे, नहीं। सड़क को खोलते हो पूरे घर को देख सकते, नहीं। बहुत ही प्राइवेट एक सोची समझी रणनीति योजना के अनुसार ये लोग अपने घर को, अपने भवन को क्या करते थे, बनाते थे। और खास बात है कि प्रत्येक घर से कुएं मिले। क्या, जो हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर में देखिएगा ना तो कुएं का प्रमाण बहुत मात्रा में मिला है, यानी प्रत्येक नगर से क्या मिले, कुएं का प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, कृषि पर और व्यापार पर इनकी क्या होती थी, अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। इनका समाज कैसा था दोस्तों, इनका समाज मातृसत्तात्मक था, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। आगे देखते हैं, इनका शांति प्रिय क्या थे, सभ्यता थे, क्योंकि युद्ध का कोई भी प्रमाण यहाँ से नहीं मिला था दोस्तों।
तो जाहिर सी बात है कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और यहीं के यहीं समझ में आए होंगे, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों थे, क्योंकि बराबर 1-2 साल के गैप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेगा। ये सब क्वेश्चन है तमाम पूछती है कि स्नानगढ़ कहाँ थे, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताएं, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजनाएं बताएं। तो यही सारी चीज आपको लिखनी होती है दोस्तों। आप इसे एक अच्छे नोट्स की तरह अवश्य लिखते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर मिले, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है, ताकि मैं इस तरह के आपके लिए और भरपूर मेहनत करूं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें दोस्तों, शेयर करें। तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।